बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर, हियर इज़ अरशद हयात और आज हम केमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री MCQs MDCAT टेस्ट इन 2024 वाला। ओके चले, पहले MCQs में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो डायपोल मोमेंट। किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा? तो वो वाला मॉलिक्यूल आप लोगों के पास नॉन पोलर होगा। जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा वो वाला मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। तो यार ऑल ग्रुप थर्ड हैलाइड्स आर नॉन पोलर। ऑल ग्रुप थर्ड हैलाइड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ऑल ग्रुप थर्ड हैलाइड का जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। ऑल ग्रुप थर्ड हैलाइड जो है वो लेविस एसिड होंगे। तो BF3, और इसका एक दूसरा शॉर्टकट भी है कि जिसके साथ सेंट्रल एटम के साथ लोन पेयर नहीं होंगे, लोन पेयर जिसमें ज़ीरो होंगे, तो उसका डायपोल मोमेंट आप लोगों के पास ज़ीरो होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन इधर सेंट्रल एटम उसके साथ लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है, लेकिन बोरान के साथ लोन पेयर नहीं है। तो दैट्स वाई BF3 मॉलिक्यूल आपके पास नॉन पोलर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के, तो करेक्ट ऑप्शन इज परपेंडिकुलर टू द sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये बात याद रखें कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से आप लोगों के पास बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से आप लोगों के पास बन रहा है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो आपके पास हेड टू हेड यानी लीनियर ओवरलैपिंग से बनेगा। लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लीनियर ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा। तो चले, लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है लीनियर ओवरलैपिंग से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, और पाई बॉन्ड जो है वो पैरेलल बनेगा, लाइक साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा। तो अगर यहाँ पे p अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो ये आप इसमें पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल वो हाइब्रिडाइज sp2 ऑर्बिटल के क्या है, वो 90 डिग्री बना रहा है। सो ये परपेंडिकुलर होगा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के। अच्छा, 760 टॉवर बराबर होता है 101325 पास्कल के। ये बात याद रखिए कि 1 ATM बराबर होगा 760 टॉवर के, 1 ATM बराबर होगा 760 mmHg के, 1 ATM बराबर होगा 101325 पास्कल के, और 1 ATM बराबर होगा 14.7 PSI के। तो अब आपको बताया है ना कि 760 टॉवर कितने पास्कल के बराबर होता है, तो इन दोनों का रिलेशन है। तो 760 टॉवर बराबर होगा 101325 पास्कल के बराबर होगा। अच्छा, नेक्स्ट में मुझे बताया है ना कि यार कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम बन रहे हैं अगर आपके पास 10 मोल जिंक कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाए। तो पहले इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे। जिंक कार्बोनेट है, इट्स कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो रिलेशनशिप बताया है वो जिंक कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का मुझे बताया है। स्टाइकोमेट्री जो है वो जिंक कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान है। तो इसका हम एक इंफॉर्मेशन इक्वेशन से ले लेंगे। इक्वेशन मुझे कह रहा है कि यार अगर 1 मोल जिंक कार्बोनेट हो सो इट्स कन्वर्टेड इनटू 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
तो अगर आप लोगों के पास अब स्टेटमेंट से एक इंफॉर्मेशन लेंगे, तो स्टेटमेंट मुझे कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो दिस इज x हो जाएगा, और जिंक कार्बोनेट आप लोगों के पास 10 मोल है, तो यहां पे अगर मैं 10 पुट कर दूं, थर्ड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो द आंसर इज x इज इक्वल टू 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। लेकिन मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के पास 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब यहाँ पे मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मोल्स बराबर होगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम, मोल है आप लोगों के पास 10 इज इक्वल टू मास, और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर मोल है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो द आंसर इज 440 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। अच्छा, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, तो इट इज 40.7 किलो जूल पर मोल। अगर आप 1 मोल वाटर ले लो और उसको वेपोराइज करोगे तो 40.7 किलो जूल पर मोल हीट आप लोगों को चाहिए। चले, डिस्टिलेशन अंडर वेरी रिड्यूस प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, सो दिस इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं, जहां पे हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक सॉलिड, सो ऑल मेटल हमारे पास क्या होते हैं, वो मेटेलिक सॉलिड होते हैं। तो कॉपर यहाँ पे मेटल है, और ये बाकी जो है वो आप लोगों के पास नॉन मेटल है, एंड कॉपर इज मेटल, सो दैट्स व्हाई कॉपर इज मेटेलिक सॉलिड। कॉपर आप लोगों के पास मेटेलिक सॉलिड होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में मुझे बताया है कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो करंट कंडक्ट कर दे, कंडक्ट करंट इन वन डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन नॉट अनदर डायरेक्शन में जो है वो करंट कंडक्ट ना करे। तो कंडक्टिविटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी अगर डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, सो दिस इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपी, उसको हम एनआइसोट्रॉपी कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां पे मुझे ओनली बात की है फॉरवर्ड रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन वो होगा जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ओनली कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं कि रिएक्टेंट मीन लेफ्ट टू राइट की तरफ रिएक्शन जा रहा है। तो लेफ्ट टू राइट यहां पे लिखा है कि टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहां पे हम लेफ्ट टू राइट को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर राइट टू लेफ्ट होगा तो दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन होगा हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट दोबारा स्टाइकोमेट्री से है। मुझे बताया है हाउ मेनी मोल्स, NaCl के मोल्स कैलकुलेट कर दे अगर आप लोगों के पास 16.5 ग्राम HCl हो। तो आपको ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है और रिलेशनशिप है HCl और NaCl के दरमियान। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर लूँगा कि HCl और NaCl का मैं रिलेशन लूँगा। दोबारा वही बात होगी कि एक इंफॉर्मेशन इक्वेशन से लेना है, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 1 मोल HCl है और 1 मोल जो है वो NaCl बना रहा है, ठीक है। अब इक्वेशन के बाद स्टेटमेंट मुझे ये बात बता रहा है कि आपको बताया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl। तो NaCl जो है वो X है, वो अननोन है, और जो HCl है वो 16.5 ग्राम है। तो यहाँ पे मैं 16.5 ग्राम पुट नहीं करूँगा क्योंकि यूनिट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं 16.5 ग्राम को कन्वर्ट करने वाला हूँ मोल्स में। तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 16.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, HCl का मोलर मास 36.5 ग्राम पर मोल होगा। सो द करेक्ट आंसर मोल आ जाएगा 0.4, ठीक है। 0.4 मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे, ठीक है। 0.45 समथिंग इस तरह कर ले, 0.45 मोल्स आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं पुट कर लूँगा 0.45 मोल्स, एंड द थर्ड स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यार रेशो 1:1 है, तो आंसर आप लोगों के पास यही आ जाएगा, 0.452 मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs है ले चार्टर प्रिंसिपल से।
आपको बताया है कि प्रोडक्शन SO3 की प्रोडक्शन हो रही है और SO3 की प्रोडक्शन किससे हो रही है? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से। तो पहले हम यहाँ पे इसका इक्वेशन लिख देंगे कि SO2 कन्वर्टेड इनटू SO3, ठीक है, और SO3 में कन्वर्ट होगा, सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। तो अब प्रोडक्शन हमने करनी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है। तो यार सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो तो फॉरवर्ड रिएक्शन से बन रहा है, तो हमने एक्चुअली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करना है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहला ऑप्शन जो है वो लो टेम्परेचर होना चाहिए। लो टेम्परेचर से फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा, तो यहाँ पे तो लो टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर वाले इफेक्ट को देखें तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, और अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो और आपने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा करनी हो तो प्रेशर को हाई करना होगा। तो हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तब जाके SO3 की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हाई प्रेशर वाला आंसर भी नहीं है, ठीक है। इंक्रीज टेम्परेचर से तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा और वो तो SO3 की फॉर्मेशन वहाँ से कम हो रही है। तो हम आ जाएंगे कंसंट्रेशन इफेक्ट के, आज कंसंट्रेशन इफेक्ट पे आ जाएंगे। और कंसंट्रेशन इफेक्ट पे या तो हम लोगों ने ऐड रिएक्टेंट या तो रिएक्टेंट ऐड करने हैं, और अगर रिएक्टेंट ऐड नहीं करने तो फिर रिमूव प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट को रिमूव करना होगा, तो तब जाके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें कैटलिस्ट से तो जो है वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऐड मोर SO2, आप SO2 डालते जाए, रिएक्टेंट ऐड करते जाए, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर अमोनिया फॉर्मेशन के लिए जो चाहिए वो 450 डिग्री टेम्परेचर चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अच्छा, यूनिट ऑफ Kc हमारे पास बराबर होगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के। सो प्रोडक्ट PCl3 Cl2 और डिवाइडेड बाय PCl5 होगा। अब कंसंट्रेशन का जो यूनिट है दिस इज मोल पर DM क्यूब। तो यहाँ पे मोल पर DM क्यूब इस ब्रैकेट की जगह पुट किया, यहाँ पर मोल पर DM क्यूब पुट किया, और नीचे भी जो है वो मैं मोल पर DM क्यूब ही पुट करूँगा। अब मोल पर DM क्यूब और मोल पर DM क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, मोल पर DM क्यूब यहाँ पे Kc का यूनिट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट में आपको ऑलरेडी बताया है कि यार ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं रेट लॉ के मुताबिक यहाँ पे लिख लूँगा रेट इज इक्वल टू K, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो A के ऊपर जो है वो मैं फिर 1 लिखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है कि रेट कांस्टेंट, लेकिन इस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, मीन K की जो वैल्यू है वो भी आपको गिवन है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है यानी A की जो वैल्यू है वो भी आपको गिवन है। आप लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, आप लोगों ने कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन का जो रेट है वो कैलकुलेट कर देना है। अब आपको ऑलरेडी दोनों वैल्यू गिवन है, रेट कांस्टेंट की भी वैल्यू गिवन है 0.0458 हो जाएगा, ठीक है, और इसी तरह कंसंट्रेशन की भी वैल्यू गिवन है 0.35 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.016 मोल पर DM क्यूब पर सेकंड आंसर आ जाएगा। अच्छा, मुझे अब यहाँ पे बताया है कि एक रिएक्शन है और A के रिस्पेक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर है और B के रिस्पेक्ट में जो है वो सेकंड ऑर्डर है। तो इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे? तो यार अगर A के रिस्पेक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ A के रिस्पेक्ट में अगर वो फर्स्ट ऑर्डर है तो A के ऊपर 1 होगा, और B के रिस्पेक्ट में अगर वो सेकंड ऑर्डर है तो B के ऊपर जो है वो 2 होगा। तो द करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट दोबारा जो है वो स्टाइकोमेट्री है। मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बताना है, ठीक है। इज द प्रोड्यूस फ्रॉम 18.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है, और ऑक्सीजन के एक्सेस में वो रिएक्शन कर रहा है। तो यार आप लोगों के पास जो रिलेशन है वो एल्यूमिनियम, ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के दरमियान है। तो मैं ऐसा करूँगा, दोबारा वही एक इंफॉर्मेशन इक्वेशन से लूँगा, स्टाइकोमेट्री। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27 ग्राम पर मोल, और इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम है, तो 27 और 27 54, और इसी तरह 54 दोबारा, तो 108 ग्राम। ये मुझे इक्वेशन से पता चल रहा है कि अगर आप 108 ग्राम एल्यूमिनियम लोगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास बनने वाला है 2 एल्यूमिनियम 54 और 3 ऑक्सीजन जो है वो 48 हो जाएंगे। तो ये 102 मल्टीप्लाई विथ 2, तो ये आपके पास बन रहा है 204 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। मतलब 108 ग्राम से मुझे इक्वेशन कह रहा है कि 108 ग्राम एल्यूमिनियम से 204 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। स्टेटमेंट से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस, मास, तो मास ग्राम, तो व्हाट मास x, वो प्रोड्यूस कितना हो रहा है, x हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम 18.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। तो स्टेटमेंट में मुझे 18.5 ग्राम गिवन है, और थर्ड स्टेप होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो द आंसर इज 34.9 ग्राम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने डेल्टा ई की मतलब जो चेंज है ना, इंटरनल इनर वर्क डन है, ओके, वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है, वर्क डन। तो चले वर्क डन के लिए फार्मूला है W बराबर होगा P डेल्टा V का, और W बराबर होगा -P डेल्टा V के, ठीक है। तो चले अब यहाँ पे देखेंगे कि यार वर्क डन हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। अब जरा स्टेटमेंट को देखिए, लिखा है कि आइडियल गैस एक्सपेंड हो रहा है। तो यार अगर केमिस्ट्री में एक सिस्टम एक्सपेंड हो जाएगा तो वहां पे हमारे पास वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा, लेकिन अगर एक सिस्टम कंप्रेस होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। फिजिक्स में ये उलट है, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे पास यहाँ पे ये वाला इक्वेशन से हम काम लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताया है कि प्रेशर जो है यार वो 2 atm है, तो हम यहाँ पे प्रेशर को जो है वो 2 atm, और वॉल्यूम चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, तो लिखा है ना कि 15 dm³ से चेंज हो रहा है 20 dm³ में, तो फाइनल मीन 20 dm³ माइनस 15, तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे -2 और 5, तो द आंसर इज -10, और प्रेशर का यूनिट atm और वॉल्यूम का यूनिट dm³। सो द करेक्ट आंसर इज -10 atm dm³, करेक्ट आंसर। अच्छा, 1 मोल ऑफ आइस, 1 मोल ऑफ आइस, ठीक है, 1 मोल ऑफ आइस वो मेल्ट होता है, ठीक है, वो मेल्ट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेयर, और 6025 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, 6025 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। और द मोलर वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस एंड वाटर, आइस का मोलर वॉल्यूम ये है, ठीक है, आइस का, और वाटर का मोलर वॉल्यूम ये है, क्योंकि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है वाटर से, ठीक है। और आपको एक रिलेशन भी बताया है कि 1 dm³ atm 101 जूल के बराबर होगा।
और आप लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, वो डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन है कि डेल्टा एच बराबर होगा डेल्टा ई के प्लस पी डेल्टा वी के बराबर होगा। अब हमारा काम तो है कि यार डेल्टा ई को कैलकुलेट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होगा डेल्टा एच, ठीक है, और इसको उधर शिफ्ट कर दे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा। क्लियर है? चले, अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है 6025, लेकिन यूनिट जूल में है, ठीक है ना, माइनस प्रेशर ऑलरेडी 1 atm है ना, प्रेशर ऑलरेडी 1 atm है, और वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो ये है और इनिशियल तो ये है ना, तो फाइनल आ जाएगा 0.018 माइनस 0.020 dm क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे यार फाइनल वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो जब फाइनल वैल्यू बड़ी है तो 6025 जूल, ठीक है, माइनस ये तो 1 atm ऑलरेडी 1 atm, और ये हो जाएगा माइनस 0.002 dm क्यूब हो जाएगा। अब इसको माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, प्लस आ जाएगा, क्लियर है, प्लस 0.002 atm dm क्यूब आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब ऑलरेडी यार यहाँ पे यूनिट चेंज है, तो आप यूनिट कन्वर्जन करोगे तो आपको ऑलरेडी एक रिलेशन गिवन है कि 1 dm क्यूब जो है 1 dm क्यूब atm बराबर होता है 10133 जूल के बराबर होता है। तो यार इतने dm क्यूब atm किसके बराबर होगा? x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो द करेक्ट आंसर जो आप लोगों के पास आने वाला है वो फिर यहाँ पुट कर दे, इसके साथ प्लस कर दे, तो द करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे डी आ जाएगा पे। अच्छा, 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड, ओके, उसमें लिखा है कि यार 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, 10 ग्राम प्रोटीन है और 9 ग्राम फैट है। तो 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, तो यार 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स वो हमें 4 किलो कैलोरियन एनर्जी दे रहा है। तो 20 ग्राम जो है यार वो 80 किलो कैलोरियन देगा, ठीक है। चले, 10 ग्राम प्रोटीन, तो यहाँ पे 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरियन एनर्जी दे रहा है, तो 10 ग्राम जो है वो हो जाएगा 40 किलो कैलोरियन। और इसी तरह 1 ग्राम फैट वो हमें 9 किलो कैलोरियन एनर्जी देगा। तो 9 ग्राम फैट जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा 81 किलो कैलोरियन पर मोल। तो यार इन सारी वैल्यू को आप लोग प्लस कर दें, तो जब इन सारी वैल्यू को आप लोग प्लस करोगे तो द करेक्ट आंसर इज 201 किलो कैलोरियन आ जाएगा। अच्छा, डेल्टा एच कैन बी मेजर इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली बताया है, सो इनडायरेक्टली मेजर फ्रॉम हेसेस लॉ। डेल्टा एच इनडायरेक्टली वो हेसेस लॉ से मेजर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, लेटेस्ट एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है, HBR की लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो अगर HBR बनता है ना, तो डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन, उसमें पहला स्टेप इन्वॉल्व होगा सब्लिमेशन का, प्लस दूसरा स्टेप इन्वॉल्व होगा सब्लिमेशन का, दूसरा स्टेप इन्वॉल्व होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, तीसरा स्टेप इन्वॉल्व होगा डिसोसिएशन का, ब्रोमीन मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा, चौथा स्टेप इन्वॉल्व होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, और द फिफ्थ स्टेप होगा वो लेटेस्ट एनर्जी का, ठीक है। अब मैंने कैलकुलेट क्या करना है, वो लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो लेटेस्ट एनर्जी जब मैंने कैलकुलेट कर देनी है, तो लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेशन के लिए डेल्टा एच एफ
और इन सब को इधर शिफ्ट कर दे तो ये माइनस हो जाएगा, सब्लिमेशन डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह इसको उधर शिफ्ट कर दे तो माइनस हो जाएगा डेल्टा एच डिसोसिएशन और माइनस डेल्टा एच जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये डिसोसिएशन की जो एनर्जी होगी ना, इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि डिसोसिएशन ब्रोमीन मॉलिक्यूल Br2 फॉर्म में, तो वो 2 ब्रोमीन की होती है। तो हमें तो यहाँ पे KBr में 1 ब्रोमीन चाहिए, तो इसलिए हम 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये वाली बात आप लोगों ने नहीं बोलनी, ठीक है। अच्छा, अब सारी वैल्यू आप लोगों को गिवन है, फॉर्मेशन वगैरह सारी वैल्यू गिवन है, तो इससे जो है वो कैलकुलेशन कर ले, आप लोगों के पास लेटेस्ट एनर्जी वाला आंसर आ जाएगा। बट द मेन यहाँ पे कि डिसोसिएशन वाला जो है मेन चीज़ जो है वो डिसोसिएशन वाली जो है वो आप लोगों ने 2 पे डिवाइड कर देनी है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि 100% डिसोसिएट होगा, तो पोटेशियम आयोडाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक बेस है, ठीक है। ये भी आप लोगों के पास वीक एसिड है, ये भी आप लोगों के पास वीक एसिड है, बट पोटेशियम आयोडाइड इज अ न्यूट्रल साल्ट, और न्यूट्रल साल्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। जिस तरह NaCl 100% सॉल्युबल है, पोटेशियम आयोडाइड जो है वो भी आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा एज कंपेयर टू अदर वन। ओके, व्हेन 4 ग्राम मैग्नीशियम वाज हीटेड इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, चले ऑक्सीजन जो है एक्सेस में है, और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो तो लिमिटिंग अमाउंट पे डिपेंड करती है, लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करती है। और आपको बताया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बन रहा है, तो पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के एक्सेस में रिएक्शन करेगा, इट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ कर दे, या यहाँ पर जो है 2 और वहाँ पर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। अब मेरे पास जो रिलेशन है वो तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड के दरमियान है। तो दोबारा एक इंफॉर्मेशन इक्वेशन से लेंगे। इक्वेशन मुझे कह रहा है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास जो है वो 24 ग्राम है, और 24 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करके यहाँ पे मुझे 24 + 16 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। और स्टेटमेंट में मुझे बताया है, स्टेटमेंट में ये बात मुझे बताई है कि अगर आप 4 ग्राम मैग्नीशियम का लोगे तो ये जो है वो कितना बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये 160 पे डिवाइड कर दे, सो द करेक्ट आंसर जो है वो 6.6 ग्राम आ जाएगा, 6.6 ग्राम आ जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो 0 होगा क्योंकि इट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि एज अ एनोड काम भी करेगा और एज अ कैथोड जो है वो भी एक्ट करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की डायगोनल रिलेशन है, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली वो बेरिलियम के बराबर होती है। डायगोनल रिलेशन एल्यूमिनियम और बेरिलियम की, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। अच्छा, नेक्स्ट में मुझे बताया है कि नॉर्मल ऑक्साइड ग्रुप नंबर फर्स्ट में कौन सा एलिमेंट है जो कि ओनली नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, तो लिथियम जो है वो ओनली नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। पोटेशियम जो है वो पर भी बना सकता है और सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है, और इसी तरह सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है और पर ऑक्साइड भी बना सकता है, और रुबिडियम ओनली सुपर ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन यहाँ पे जो देखे आप लोगों को बात की है ओनली फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, तो ओनली जो है वो लिथियम ओनली नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है, लिथियम ओनली नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, थर्ड पीरियड में वो कौन सा एलिमेंट्स है जो इनिशियली रैपिडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, लेकिन टाइम के साथ साथ प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ पहले रैपिडली रिएक्शन करेगा तो ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये बाकी एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है, तो फिर टाइम के साथ साथ इसका रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर जो है वो एल्यूमिनियम होगा। अच्छा, नेक्स्ट में मुझे बताया है
कॉपर +2 साल्ट, तो कॉपर का जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है एटॉमिक नंबर 29 है, सो 4s1 and 3d10 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी। अब यहाँ पे मुझे कॉपर +2 का बताया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ा दे तो 4s0 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन s से चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन d से चला जाएगा। तो हाँ, d ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल है। d ऑर्बिटल जब स्प्लिट हो जाए तो यहाँ पे Eg और यहाँ पे जो है वो T2g, तो d ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है क्योंकि एक ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं है, तो dd ट्रांसफ़र dd इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पे कलर होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज dd ऑर्बिटल dd इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से। पोटेशियम पेरोसाइनाइड इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, पोटेशियम पेरोसाइनाइड इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन और इसको हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होगा, फार्माइल जो है वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होगा और अमाइनो जो है वो अमाइन का फंक्शनल ग्रुप होगा। लेकिन एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल, कार्बन डबली बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप मौजूद होंगे। पायरिडीन, पायरिडीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन बेंजीन रिंग में अगर हम एक कार्बन को हटा के वहाँ पे नाइट्रोजन लगाएंगे तो इसको हम पायरिडीन कहते हैं। तो यार साइक्लिक कंपाउंड तो है लेकिन कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन आया है और कार्बन के अलावा केमिस्ट्री में जो बाकी एलिमेंट आएंगे तो इसको हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो एटम का नाम देंगे। कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह दिस इज कॉल्ड हेट्रो एटम। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको हेट्रो एटम का नाम देते हैं। सो पायरिडीन इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अच्छा, विच एलिमेंट कैन नॉट बताया है, कैन नॉट डिटेक्ट डायरेक्टली, तो कैन नॉट डिटेक्ट डायरेक्टली दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, बाकी एलिमेंट्स को हम डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, द होमोलेटिकल फिशन अल्केन का, लेट सपोज अल्केन, अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा RH, RH इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन हो जाएगा। अब यहाँ पे बताया है, अब इस बॉन्ड में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, होमोलेटिकल फिशन, होमोलेटिकल बिल्कुल दरमियान से ब्रेक कर दे, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, सो इट्स कन्वर्टेड इनटू अल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा। होमोलेटिकल फिशन से अल्काइल फ्री रेडिकल बन रहा है। अच्छा, मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई करना है, आइसोब्यूटाइलिन, मार्कोनिक ऑफ रूल अन जो है हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन मौजूद है। चलो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं आइसोब्यूटाइलिन, तो दिस इज अ अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्योंकि जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है उसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं है। तो जब भी आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन लोगे और इसके साथ एक पोलर मॉलिक्यूल का रिएक्शन करोगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल HBr के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड होता तो फिर हम मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई नहीं करते, फिर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल होता हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में, लेकिन ओनली HBr लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल जो पॉजिटिव पोर्शन है ना हाइड्रोजन, वो उस कार्बन के साथ ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। तो मार्कोनिक ऑफ रूल के मुताबिक यहाँ पे हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा तो ये 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये आप लोगों के पास जो है वो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन को आप चेक कर देना, ये कार्बन फिर फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इट इज़ अ टर्शरी कार्बन, इट इज़ अ टर्शरी कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास बन रहा है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा।
अच्छा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड जो आप लोगे तो उसमें दो किस्म के रिएक्शन होंगे। अल्काइल हैलाइड में दो किस्म के रिएक्शन हो रहे हैं, बल्कि तीन किस्म के रिएक्शन विद मेटल भी होता है, बट द मोस्टली हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगा और अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगा। अब यहाँ पे आपको बात की है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो रिमूवल ऑफ HX, तो इसका मतलब ये है कि एलिमिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन बेस की मौजूदगी में होगा और हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में, और सब्स्टिट्यूशन जो है न्यूक्लियोफाइल अगर आप लोगे या लो टेम्परेचर में। सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, एलिमिनेशन वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब यहाँ पे मैंने हटाना है, वो ये चीज़ हटानी है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसका मतलब ये है कि यार मैं बेस यूज़ करूँगा और अल्कोहलिक KOH जो है वो बेस का काम देगा और एक्वस KOH जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम देगा। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो फिर जो है एक्वस KOH यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम एलिमिनेशन करवाते हैं तो फिर जो है बेस यूज़ करेंगे, अल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे। द pKb, ओके, ये pKb वैल्यू ऑफ एन प्रोफाइल अमाइन इज 3.32 है, ठीक है। बुक में ऑलरेडी लिखा है अमाइंस के पोर्शन में। द कार्बन एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज, ओके, कार्बन एटम पे है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि एक वैलेंसी कम है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ठीक है, बताया भी है कि 3 अदर एटम के साथ बॉन्डेड है, 3 अदर एटम के साथ बॉन्डेड है। तो दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन, इसको हम फिर कार्बोकेटाइन कहते हैं। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात की है, ठीक है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट का MCQs आ जाए तो ये 3 बातें अपने पास नोट कर दे कि बॉइलिंग पॉइंट के MCQs में आप लोगों ने डायरेक्ट पहले हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ जाना है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का रीज़न फेल हो जाए तो फिर हम सेकेंड मॉलिक्यूलर वेट की तरफ जाएंगे, और फॉर एग्जांपल अगर मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो तो फिर थर्ड हम सरफेस एरिया की तरफ जाएंगे। तो चले, अल्कोहल 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 अल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्ड तो सब में हो रहा है, ठीक है। फिर ये एथाइल है, प्रोपाइल प्रोपाइल, और ये जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल है ना, दिस इज अ टर्शरी ब्यूटाइल। तो इसका मतलब है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आप लोगों के पास ज़्यादा है, टर्शरी ब्यूटाइल का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट तो कम है, ठीक है। अब आइसो, अब यहाँ पे एक मसला है, अगर हम देखें मॉलिक्यूलर वेट को तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा है। 3 कार्बन इस तरह स्ट्रेट है, एन प्रोपाइल अल्कोहल है, एंड दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल नोट कर दे कि यार मॉलिक्यूलर वेट तो इसका ज़्यादा है लेकिन सरफेस एरिया कम होने की वजह से एन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 82 डिग्री है, और इसका जो है वो हाई सरफेस एरिया की वजह से वो तकरीबन 97 डिग्री है। तो द करेक्ट ऑप्शन जो है वो एन प्रोपाइल अल्कोहल आ जाएगा। अच्छा, द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम प्रोड्यूस, अल्कोहल में हमारे पास ये एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, और अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करें तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम अल्कोक्साइड, इट्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम अल्कोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, अगर लेट सपोज हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, हम प्राइमरी अल्कोहल लें और प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें, ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन तो ऐड हो ही नहीं सकते क्योंकि सैचुरेटेड है, तो इट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लेट सपोज सेकेंडरी अल्कोहल लें, सेकेंडरी अल्कोहल 2 R में लगा देता हूँ,
तो सेकेंडरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो के यहाँ पे फिर वो कीटोन बना देगा, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो के वो आप लोगों के पास कीटोन बना रहा है, इट इज कीटोन। अच्छा, विच वन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? ये बात याद रखिए, ऑल कार्बोनाइल कार्बन आर इलेक्ट्रोफाइल, सारे कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है। अब कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पे कोई ना कोई ग्रुप तो होगा, तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड या कीटोन में न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा। अब अगर लेट सपोज यहाँ पे बल्कि ग्रुप अटैच हो तो ये अटैक थोड़ा स्लो होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रिएक्टिविटी। तो यार फार्मल्डिहाइड में अगर हम देखें तो बिल्कुल स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं, हाइड्रोजन कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पे हाइड्रोजन अटैच है, तो न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा आसानी से आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा। तो मोर रिएक्टिव आप लोगों के पास फार्मल्डिहाइड होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे फास्ट जो है वो फार्मल्डिहाइड में होंगे। एसिडिक एसिड इज प्रिपेयर बाय प्रिपरेशन है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल साइनाइड। हाइड्रोलिसिस से एसिटिक एसिड बनेगा और आप लोगों के पास हाइड्रोजिनेशन से फिर अमाइंस बनेगा। प्रोटीन प्रेजेंट हेमोग्लोबिन, दिस इज अ क्वाटर्नरी। ओके, इन कम्पिटेटिव इनहिबिटर द इनहिबिटेड कम्पीट विद द सबस्ट्रेट, ये भी आसान है। हाउ मेनी मोल्स, अच्छा हाउ मेनी मोल्स हमें बताया है, मोल्स कैलकुलेट करना है। मोल्स बराबर होगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास के। मास इन ग्राम है आप लोगों के पास 60 ग्राम, NaOH का मोलर मास 40 है। द करेक्ट आंसर इज 1.5 मोल। 1.5 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो 2 जो है वो करीब है 1.5 के, बट द करेक्ट आंसर 1.5 मोल आएगा। अच्छा, हीटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, और वो कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, परसेंटेज ईल्ड निकालना है। तो परसेंटेज ईल्ड का फार्मूला है एक्चुअल ईल्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल ईल्ड मल्टीप्लाई विद 100। तो यार यहाँ पे आप लोगों के पास ये जो प्रोडक्ट बन रहा है कॉपर ऑक्साइड, दिस इज द एक्चुअल ईल्ड। एक्सपेरिमेंट होने के बाद प्रोड्यूस हुआ है एक्चुअल ईल्ड 13.9 ग्राम। थ्योरेटिकल ईल्ड हम लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है। तो यार रिलेशन है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर ऑक्साइड के दरमियान, कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक इंफॉर्मेशन थ्योरेटिकल ईल्ड हम स्टाइकोमेट्री से निकालते हैं, एक इंफॉर्मेशन इक्वेशन से। तो इसके एटॉमिक मास 64 + 12 और +16 16 48 हो जाएगा 124 ग्राम, और ये जो है वो 64 + 16 तो ये 80 ग्राम, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इक्वेशन से लिया। एक इंफॉर्मेशन हम स्टेटमेंट से उठाएंगे, तो स्टेटमेंट से जो है 22.48 ग्राम, और ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ग्राम। दिस इज़ द थ्योरेटिकल ईल्ड, 16 ग्राम इज़ थ्योरेटिकल ईल्ड। इस फार्मूले में पुट कर दे एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल, करेक्ट आंसर जो है वो 86.87% आ जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज चेक बाय परसेंटेज ईल्ड। परसेंटेज ईल्ड का आंसर जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी, बेस्ट होगी। तो परसेंटेज ईल्ड से हम रिएक्शन की एफिशिएंसी बताते हैं। अच्छा, एक्चुअल ईल्ड विल रीच टू आइडियल, मतलब थ्योरेटिकल ईल्ड के बराबर होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट आइडियल सिचुएशन है। तो यार परसेंटेज ईल्ड का आंसर एक्चुअल ईल्ड और थ्योरेटिकल ईल्ड जब बराबर होंगे, तो बराबर होने का मतलब है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो परसेंटेज ईल्ड का आंसर जो है उस टाइम 100 आ जाएगा। अच्छा, विच सबशेल डू नॉट एग्जिस्ट, तो ये बात याद रखिए n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होनी चाहिए। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे n भी 1 है और l के लिए p के लिए l की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों बराबर है, तो दिस वन इज नॉट पॉसिबल। 1p आप लोगों के पास पॉसिबल नहीं है।
The splitting of spectral lines in the presence of magnetic field, this is called Zeeman effect. और इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में फिर स्टार्क इफेक्ट होगा. विच ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, जरकोनियम. एक्सरसाइज का ही MCQs हैं. अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए आपसे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की है. वाटर का अगर हम देखें ना तो वाटर में आपको पता है 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है. ठीक है, दिस इज़ 2 लोन पेयर, लेकिन यार ये तो बॉन्ड पेयर है. अब मुझे बात की है ओनली इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो इलेक्ट्रॉन पेयर में तो लोन पेयर भी आ गए और प्लस बॉन्ड पेयर भी आ गए ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आप लोगों के पास 4 हो जाएंगे. वाटर में जो ऑक्सीजन के पास है वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 4 है. अच्छा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16, 16, 48, सबको प्लस करेंगे, द आंसर इज 100 ग्राम आ जाएगा. 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में आंसर जो है वो 100 ग्राम होगा. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिडल स्ट्रक्चर, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर उसका होगा जिसके पास लोन पेयर 1 हो और जिसके पास बॉन्ड पेयर 3 हो. तो अगर हम देखें तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर है, ये 3 है, ये टेट्राहेड्रल है, ये जो है बेंड है, दिस इज कॉल्ड पिरामिडल. NH3 आप लोगों के पास पिरामिडल होगा, 3 बॉन्ड पेयर है और एक इसके साथ लोन पेयर है. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.